चलिए वेलकम क्लास, वेलकम टू द फाइंड एकेडमी चैनल। अभी हम लोग 2 थ्योरी क्लास किए थे वेक्टर पे मैकेनिक्स का, और आज हम लोग जो असाइनमेंट दिए थे उस असाइनमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैकेनिक्स में ऐसा है कि आपको कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको एप्लीकेशन जो है सवाल पे करना नहीं सीखिएगा। इसलिए सवाल से ही मैकेनिक्स आ सकता है। तो आज हम लोग सवाल जो दिए थे हम लोग असाइनमेंट में, उसका आधा सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना का ऑन वाई एक्सिस। तो पहले तो ये आपको समझना होगा आई जे के, ये हम थ्योरी में बताए थे। ये जो आई है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो के है इट इज अलोंग जेड एक्सिस, और हमको पूछ रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि जे। या अब इसी चीज को प्रोजेक्शन, जब हम लोग जब भी प्रोजेक्शन की बात आती है तब हम लोग को दिमाग में आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग लेंगे 3i प्लस 4k, इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे j के साथ, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि j का i के साथ डॉट प्रोडक्ट और k के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाता है। i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में cos 90 डिग्री होने के कारण वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी दोनों के साथ हमारा प्रोजेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये एक सवाल था प्रोजेक्शन पे, जस्ट डॉट प्रोडक्ट का छोटा सा एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन P इतना टू पोजीशन Q। अब ये जो सवाल है ये आपका आपका पोजीशन वेक्टर पे है, यानी कि पहले जो है ये देखिए, ये कोई पोजीशन वेक्टर था r1, ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर था r1, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 2 3 1, यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये इसका r1 था। अब वो जो है मूव करके पॉइंट Q पे चल गया, यानी ये है पॉइंट P, अब मूव करके पॉइंट Q पे चला गया। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 3 4 5, यानी कि 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब हमसे पूछ रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि होगा r2 माइनस r1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। वेक्टर का साइन लगा देंगे, ये सब वेक्टर है। तो यहाँ से हमको r2 माइनस r1 करना है, तो r2 माइनस r1 कर दीजिए, 3 माइनस 2, ये हो गया i में, 4 माइनस 3, ये हो गया हमको j में, और 5 माइनस 5 यानी कि 0 k में। यहाँ से कितना आ गया i प्लस j, ये मेरा आंसर हो गया। ये पोजीशन वेक्टर का आसान से सवाल था। पोजीशन वेक्टर में अगर हम जान गए कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा ये होता है। अगर ये जान गए तो हम लोग ये सवाल को बना सकते हैं। इसका भी थ्योरी बता चुके थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वेक्टर ये दिया हुआ है 3i प्लस 4j, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 7i प्लस 24j। द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, यानी कि एक आपको वेक्टर निकालना है। मान लीजिए आपने वेक्टर r लिया, ये वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट और एक हो गया इसका डायरेक्शन पार्ट, जो कि यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये b के बराबर होना चाहिए, और पैरेलल टू a, यानी कि इसका डायरेक्शन a के डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि a यूनिट वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे।
डायरेक्शन शो करेगा। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन शो करता है, ये हम बार बार बोल चुके हैं आप लोग को। ये हमको पूछ रहा है, इस वेक्टर को हमको निकालना है, आर वेक्टर निकालना है। तो डी का मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना होगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √7² प्लस 24²। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी यही होता है। यूनिट वेक्टर का क्या होता है, ए वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो ये हो गया, इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका वेक्टर लिख दीजिए 3i प्लस 4j, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसी के मैग्नीट्यूड से, यानी कि √3² प्लस 4²। यही मेरा वेक्टर हो गया। ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, ये हो गया 526, यानी कि √625 ऐड कीजिएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3i प्लस 4j, आइए 3 9 4 4 16, यानी कि √25। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 5 3i प्लस 4j। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15i प्लस 20j। ये वेक्टर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो जो कह रहा है करते चले जाइए। वेक्टर में हमेशा दो पार्ट होता है, उसका मैग्नीट्यूड पार्ट, उसका डायरेक्शन पार्ट, बस यही इतना सवाल में था। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, इतना और इतना, यानी कि एक वेक्टर एक्स्ट्रा ऐड करना है इसके और इसके साथ, सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाए। यानी कि मेरा रिजल्टेंट क्या हो रहा है, तो ये तीनों को ऐड कर दे, एक वेक्टर हम बना लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। ये एक यूनिट वेक्टर हम एक वेक्टर बना लेते हैं। और इस वेक्टर में हमको ऐड करना है ये वेक्टर i माइनस 3j प्लस 2k, और ये वेक्टर और प्लस 3i प्लस 6j माइनस 7k, ये तीनों वेक्टर का ऐड करना है। और ऐसा ऐड होने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट है, ये तीनों का जो रिजल्टेंट मेरा होगा वो क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है हमको पता है वो j होता है। अब जस्ट ये एक एडिशन का सवाल हो गया। इसमें देख लीजिए i के अलोंग क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया आपके i के अलोंग, प्लस j के अलोंग y माइनस 3 प्लस 6, ये हो गया j के अलोंग, और k के अलोंग मेरा क्या है, z प्लस 2 माइनस 7, ये हो गया मेरा k के अलोंग। और इसको बराबर होना चाहिए j के बराबर। अब i का कंपोनेंट इधर नहीं है, यानी कि इसको हो जाना चाहिए 0, इसको हो जाना चाहिए 0। ये तब होगा 0 जब x बराबर आ जाएगा -4। इसको हो जाना चाहिए 0, ये कब होगा 0, जब z बराबर हो जाएगा 5। तो यानी कि -4 प्लस 5, ये मेरा आंसर हो गया। सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी आप लोग क्वेश्चन छाटना सीखिए। तो जरूरी नहीं है एक एक चीज हम लोग को निकालना ही है, ठीक है। तो ये सवाल में हम लोग क्या देखे हैं कि जस्ट एक ऐड करना था और उसका एडिशन होके हमको यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ा उसको कैसे कैसे सवाल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये देख के अब आपको सीखने को मिल रहा होगा वेक्टर क्या है और वेक्टर कैसे होता है। हालांकि पूरा का पूरा मैकेनिक्स में वेक्टर जस्ट एक ABCD है, उसका हम लोग सब जगह यूज करेंगे। हो सकता है वेक्टर से सवाल डायरेक्ट ना आए, बट इनडायरेक्ट सब जगह यूज होगा। पूरा का पूरा मैकेनिक्स में वेक्टर यूज होता है,
ठीक है, तो ये इसको कभी भी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक मत मानिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये एक सवाल कर रहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है इतना, द एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस। अब इसको एंगल पूछ रहा है, तो हमने ये भी बताया था कि जहां कहीं भी प्रोजेक्शन हो, एंगल निकालना हो, वहां पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला याद रखेंगे। तो यहाँ पे जब एंगल पूछ रहा है तो इसमें एंगल बराबर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट, अब दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर मेरा y एक्सिस है, तो y एक्सिस क्या होता है, j होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर j। बस ये हो गया मेरा। यहाँ पे एंगल निकालना था, तो एंगल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कितना है 2i 3j, j के i के साथ करेंगे तो 0 क्योंकि cos 90, j का j के साथ करेंगे तो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और इसका a का मॉडुलस हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 और 9 हो जाएगा 13, और इसका मॉडुलस तो 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 13। ये मेरा आंसर आ गया, बट इसमें है नहीं, तो पैनिक नहीं होना है। cos थीटा नहीं ना है, tan दिया हुआ है, sin दिया हुआ है, तो पहले tan में चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाए, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा 13 माइनस 9, यानी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 2। अब tan थीटा लिखना है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तब परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, अब बेस कितना हो गया मेरा 3, 2/3। तो अभी देखिए ये आ गया ना, एंगल बराबर 2/3, tan इनवर्स 2/3। तो ये जस्ट एक सवाल जो था, इसमें सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री में ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, लंब आधार कर्ण, ये ही पता होना चाहिए। ये सवाल भी आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, 5 सवाल हम लोग देख चुके हैं, अब 6ठा सवाल देख रहे हैं। इसमें कह रहा है ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, मतलब एक जगह पे इक्विलिब्रियम में हर जगह से एंगल, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है, या इसको यहां से खींचिए, यहां से खींचिए, एक ही फोर्स से यहां से खींचिए, यहां से खींचिए, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा क्योंकि वो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम हो गया। ये जस्ट एक इक्विलिब्रियम का छोटा सा सवाल है। 5 forces 10 Newton each are applied on one point lying on the plane if the angle between any two adjacent forces are equal। दो के बीच में यानी कि 5 है, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री पे सब कह रहा है, ताकि 72 × 5 होना चाहिए 360। हाँ ठीक है, 72 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस 0 होगा इसका आंसर। ये इक्विलिब्रियम का सवाल था। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं सवाल आप लोग का। 7th क्वेश्चन है ना, हाँ 7th क्वेश्चन ये रहा। 7th क्वेश्चन ये रहा, पी क्यू बराबर है। जब दो वेक्टर बराबर होता है तो दो वेक्टर बराबर होने का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर, दोनों का डायरेक्शन भी बराबर। अगर दो वेक्टर बराबर है उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, उसका डायरेक्शन भी बराबर है। तो यहाँ पे P बराबर Q लिखा है, तो यानी दोनों का डायरेक्शन इक्वल, सही बात है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, सही बात है। P × Q, Q × P, तो ये जो है ये दोनों बराबर है। P इसको देखते हैं, ये जब दोनों बराबर है तो ये क्या है, वेक्टर जब लिखेंगे तो इसके क्या लिखेंगे, P ये बराबर किसके है, Q के, यानी कि ये दोनों भी बराबर है। तो इसको इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटरचेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बराबर था, दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर। लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना, देन द वैल्यू ऑफ सी। अब फिर यूनिट वेक्टर का एक सवाल आ गया। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर में यूनिट वेक्टर आपको समझ में आना ही चाहिए। यूनिट वेक्टर में कह रहा है
कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर को इतना से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ सी, तो हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा और हमेशा 1 होता है। तो इस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये होना चाहिए मेरा 1 के बराबर। इसको उधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 8×64 0.64 बराबर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों को कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 80, 5 4 9 6 7 8 89, 0.89 इज इक्वल टू माइनस 0.89 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से आपको सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। ये सवाल कर रहा है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, यानी कि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ये दोनों के रिजल्टेंट का जो वेक्टर बनेगा ना, यानी कि r बराबर a प्लस बी जो बनेगा, r बराबर ये दोनों वेक्टर बना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये जो रिजल्टेंट, ये जो वेक्टर बना, तो इस यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, उसका पूछ रहा है हमको, ये जो r है हमको r कैप पूछ रहा है, हमको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यानी कि r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ r, डायरेक्शन ऑफ r। तो यही हमको डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑलवेज डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर। तो यही यूनिट वेक्टर हमको पूछ रहा है। तो इसको अगर निकालना रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि r का पहले r वेक्टर क्या होगा, तो r वेक्टर मेरा हो जाएगा a प्लस बी, 4 माइनस 1 यानी कि 3i 3 3 6j 6 माइनस 2k, ये मेरा हो गया वेक्टर r। अब इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो वेक्टर r डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r कर देंगे, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर दे देगा। ये मेरा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट कितना से हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये सवाल बन गया। जस्ट यूनिट वेक्टर का ही इसमें कंसेप्ट था, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां सवाल। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक ये वेक्टर दिए हुए है, एक ये वेक्टर दिए हुए है, दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। पता है एंगल पूछे, प्रोजेक्शन पूछे, हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। तो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि इसमें लिख देना है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो गया। अब ये इसको करेंगे तो हमेशा 3i को 3i से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी रेस्ट से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डॉट होगा तो 0 दे देगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, और मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25। ये दोनों बराबर ही है ना, दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, और ये भी हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। ऊपर नीचे कट जाएगा, कट के कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि मेरा थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। सही बात भी है, दोनों तो बराबर ही वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही तो है, एक ही वेक्टर को 2 बार लिखा है, तो यानी दोनों क्या है, पैरेलल एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ये वेक्टर ए और बी, तो यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, एंगल निकालना हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर i प्लस जे ई, यानी कि यहाँ कंपोनेंट निकालने की बात कर रही है। थोड़ा सा ये इसमें दिमाग लगाना है, कंपोनेंट निकालना है
तो जो मेरा कंपोनेंट मान लीजिए x है वो मेरा आएगा a along द वेक्टर, मान लीजिए इसको वेक्टर b मान लीजिए, तो इसका कंपोनेंट निकालना है a डॉट b along द वेक्टर b। हमको क्या करना है, along द वेक्टर b निकालना है, तो इसको b से ही डिवाइड कर दीजिए। अब इसको ये सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2i इंटू आई 2 प्लस 3 इंटू 1 3 और b का क्या होगा √2, ये कितना हो जाएगा 5√2। जिसका कंपोनेंट मान लीजिए किसी वेक्टर का किसी खास वेक्टर पे पूछा जाए कंपोनेंट, बस उसी का सिर्फ डिवाइड कीजिएगा, जिसका है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल 5√2 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 4i माइनस 3j प्लस 6i प्लस 8j देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। चलिए सेम सवाल, a प्लस बी हमको निकालना है, तो पहले a प्लस बी कर देते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी मेरा कितना आ गया, इसको इससे ऐड होगा, i के साथ ऐड होता है 6 4 10i, j को j के साथ ऐड करते हैं, तो j के साथ ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5j। चलिए ये मेरा आ गया। अब इसका हमको पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 5 5 जा 25, इसको अंडर रूट, तो 125 यानी कि 5√5। हालांकि अगर ऑप्शन से जाएंगे तो हम क्वेश्चन बना चुके हैं ऑलरेडी, ऑप्शन से जाइएगा तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, बट हम लोग इसका डायरेक्शन भी देखते हैं। तो ये जो वेक्टर होता है, मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर है, एक ऐसे वेक्टर गया, एक ऐसे वेक्टर गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया थीटा, तो ये जो tan थीटा होता है ये y है, ये x है, ये tan थीटा इक्वल होता है y बाई एक्स। यानी कि जब भी i j k के फॉर्म में दिया रहे तो हमको ये tan थीटा निकालना यानी कि एंगल निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका एंगल निकालना है तो एंगल कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो y बाई एक्स यानी 5/10 y बाई एक्स यानी इक्वल टू 1/2। चलिए हो गया tan इनवर्स 1/2, ठीक है। ये वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में ये याद रखना है कि वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और इसके साथ हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, ए दिए हुए हैं, बी दिए हुए हैं, सी दिए हुए हैं। अब हमको निकालना है ये -2b प्लस 3c, कुछ नहीं है, ए को उतना ही छोड़ दीजिए, 2i प्लस j, b में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b कितना है 3j माइनस a, और c में +3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6i माइनस 2k। चलिए हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 2i प्लस j, ये कितना हो जाएगा -6j माइनस माइनस प्लस 2k, फिर इसको कीजिएगा 6 3 जाए 18i माइनस 6k। चलिए i कहाँ है 2 है और ये है, यानी दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 20i, j कहाँ है +1 -6, बस दो जगह है, ये आ जाएगा -5j, k कहाँ है 2 और 6 यानी -4k। ये रहा आंसर, ठीक है। जो बोला हम लोग सिंपल करते चले गए, ठीक है, जो बोला हम लोग सिंपल कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग को जो असाइनमेंट में था या माइनस वाला था, माइनस पूछे थे, यहाँ प्लस, पहले माइनस किसी एक को सॉल्व करते हैं, किसी एक को सॉल्व कर दिए, चलो प्लस ही वाला सॉल्व कर देते हैं।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू या तो ए या तो बी के बराबर है, यानी ए और बी दोनों बराबर है। तो हम इसको एक बार बताए भी थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों बराबर रहे या उसका एडिशन बराबर हो जाए तो वो जस्ट कुछ नहीं है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, इसका तो आंसर डायरेक्ट हम 60 भी मार सकते थे, लेकिन सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड जो होगा ए प्लस बी का वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ए डॉट बी होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए के बराबर है, इसके इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर को भी आप लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ भी बी के बराबर ए लिख दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ ए और बी बराबर दिए हुए हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कट गया सब तरफ से, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन 1 प्लस, हाँ ठीक है। अब ये इसको क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, यानी कि मेरा आ जाएगा 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। प्लस लेके चले थे तो 120 डिग्री आ गया, अगर यही चीज को अगर माइनस लेके चलते तो यहाँ पे मेरा माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, तो यहाँ पे मेरा माइनस हो जाता, यहाँ मेरा माइनस हो जाता, यहाँ मेरा माइनस हो जाता, तो यहाँ जाता तो प्लस हो जाता। नहीं, तब यहाँ पे प्लस और ये माइनस हो जाता, तब मेरा क्या आता प्लस 1/2, तब मेरा क्या आता 60 डिग्री। ठीक है, तब मेरा आता 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कर रहा है लेट द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ए और बी में कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड किसी का जीरो नहीं है, बी 120। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 120 डिग्री है तो इसका भी वही सवाल है, 120 डिग्री हो 60 डिग्री हो, ये वाला हम लोग बार देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए ए प्लस बी जो है इसको जो है स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस 4a डॉट बी। ये हम लोग आइडेंटिटी बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे थे, क्योंकि वहां पे एक कॉस थीटा आता है इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो गया ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जो है इसी चीज को हम लोग को पता है कि ए प्लस बी जो है वो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है ए माइनस बी, और यहाँ कितना है 120 डिग्री है, प्लस 4ab 120 डिग्री, यानी कि cos 120 डिग्री होता है माइनस 1/2, यानी कि 4ab माइनस 1/2। ये 2 कट गया, ये आ गया -1, यानी कि a माइनस बी माइनस 2ab, ये हो गया सी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि c बराबर जो है इतना में से घटाएंगे इतना तो c के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि c जो अपना है ये हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, इतना में से घटाएंगे तब c स्क्वायर के बराबर होगा, इतना में से घटाएंगे तब c स्क्वायर के बराबर होगा, अगर ये नहीं घटाएंगे तो c स्क्वायर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो c मस्ट बी लेस देन a माइनस। थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, क्वेश्चन को पकड़ना था,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय इतना और a प्लस बी इक्वल टू सी, देन एंगल बिटवीन ए बी। हालांकि ये सवाल अगर आप लोग देख रहे हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 13 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि 24 का स्क्वायर कितना 576 और इसमें जोड़ देंगे तो 25 आ जाना चाहिए ना, तो इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा 49, हाँ तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 24 7 25, ये ट्रिपलेट हो गया। उसी तरीके से 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया। तो ट्रिपलेट होने का मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट, यही ना पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट इसको करता है। तो ये जब ट्रिपलेट बन गया, यानी कि ये जो वेक्टर था ये आपस में 90 डिग्री पे था, तो ये इसका आंसर π/2 हो गया। अगर सॉल्व करना चाहते हैं इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मान लीजिए वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो सी का दिया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करने जाइएगा तो जो सिंपल हो जाता है ए प्लस बी दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ऐसे ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, अब यहाँ से a का वैल्यू ये रख दीजिएगा, b का वैल्यू ये रख दीजिएगा और c का वैल्यू ये रख दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही सी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर रखिएगा और यहाँ पे रखिएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ पे रखिएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का ये दोनों मिलके कट जाएगा, तो यानी कि 2ab cos थीटा जो है वो 0 आ जाएगा। तो cos थीटा 0 कब होता है? π/2 पे, π/2 पे होता है, यानी कि ये ट्रिपलेट है, cos थीटा इक्वल टू 0, पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट फॉलो कर रहा है। चलिए ठीक है, ये सवाल भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17th। इसमें कह रहा है इफ अ वेक्टर पी क्यू आर हैविंग मैग्नीट्यूड इतना और पी क्यू आर इतना, तो क्यू और आर के बीच का एंगल। अब देखिए ये है पी, ये है क्यू। अब आप बोलिएगा कि सर इसको 90 डिग्री ही क्यों बनाए पी और क्यू के बीच में, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, हो गया, और ये हो जाएगा मेरा आर। सवाल थोड़ा ट्रिपलेट आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत आसान हो जाती है। अभी आप उसको पिछले वाले सवाल को अगर वैसे बनाने जाते हैं तो टाइम टेकिंग होता, लेकिन अगर आप पकड़ लेते ट्रिपलेट है तो 90 डिग्री समझ जाते हैं तो तुरंत बन जाता। उसी तरीके से ये सवाल है, ये P दिए हुए है 5, ये दिए हुए है 12 और ये दिए हुए है 13। हमको पूछ रहा है Q और R के बीच का एंगल, ये एंगल पूछ रहा है थीटा, ये पूछ रहा है। तो ये cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर 12/13 आंसर। अब देखिए ट्रिपलेट अगर समझते ये सवाल कैसे बनाते हैं, और अगर बाइवेक्टर बनाने जाते हैं इतना 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 ये इनकी एंगल एंटी ये, तो ये कितना आगे कैसा रूप लेता है आप लोग समझ रहे हैं। कैलकुलेशन लेंदी होता है, इसीलिए स्मार्ट वर्क करना है, बैल वाला मेहनत नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है और एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखाना नहीं है कि आप कितना लेंदी सॉल्व कर सकते हैं, कितना लेंदी चीजों को छोटे से चीज में करके सॉल्व कर दीजिए, ये एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। चलिए अब ये सवाल है, इसमें कहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तक में सबसे अच्छा सवाल दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि दो वेक्टर जो है ए और बी, उसका रिजल्टेंट जो है, मान लीजिए एक रिजल्टेंट को आर मान लीजिए, आर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जोड़। ये जो आर है ये परपेंडिकुलर है
ये जो r है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर a के, और इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज नथिंग बट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का हाफ। दो कंडीशन ये दिए हुआ है, पहला और दूसरा, दो कंडीशन दिए हुआ है, और ये दो कंडीशन से पूछ रहा है एंगल बिटवीन a एंड b। तो देखिए पहले हम लोग इस कंडीशन को लगा देते हैं, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर रिजल्टेंट r है। तो हमको पता है कि ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों बीच का एंगल यानी r और a के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a, अल्फा ले लीजिए, ये एंगल अल्फा बाई a प्लस b cos अल्फा, ये होता है। अब हमको ये पता है कि tan थीटा हम ऑलरेडी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी tan 90 कितना, इन्फानाइट, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 0, ये बराबर 0 यानी कि cos अल्फा बराबर हो गया माइनस a बाई बी। ये एक कंडीशन मेरा आ गया, एक कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, वेक्टर r में, ठीक है। अब ये कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं, तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। a और b के बीच का एंगल अल्फा बोले थे ना, यहाँ पे ये थीटा है, ये अल्फा है, ठीक है। ये बराबर जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है b के मैग्नीट्यूड का हाफ, ये दिया हुआ है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos अल्फा का वैल्यू रख दीजिए माइनस a बाई बी इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4। ये b कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ से ये इधर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यानी a बाई बी मेरा कितना आ गया, a बाई बी मेरा आ गया √3/2। दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे रख दीजिए माइनस √3/2। अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये कितना होता है, 30 डिग्री होता। ये माइनस आ गया तो इसको 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ऑप्शन में है क्या 150 डिग्री, ये रहा 150 डिग्री। ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, हालांकि चीजें सब बताई हुई थी, बस उसको कैसे सजाना है, कैसे दिमाग लगाना है, बस इस पे सवाल था। एक सबसे अच्छा सवाल हमें यही लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19th क्वेश्चन। ये कहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन P और इसका रिजल्टेंट। तो जिसका रिजल्टेंट करा, ये सब ट्रिकी सवाल है, देखिए ये इसका रिजल्टेंट, तो ऐड कर देते हैं P प्लस Q प्लस P माइनस Q प्लस Q माइनस Q कट गया, ये आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया 2P। तो 2P और P के बीच का एंगल, 2P और P के बीच का एंगल, तो दोनों तो एक ही वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड डबल है, बाकी डायरेक्शन एक होगा, इसका बीच का एंगल 0 हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P एंड Q आर इन द रेशियो 3:1। तो यानी कि बोल रहा है कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम उस दिन हम लोग देखे थे सेकंड लेक्चर में, मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा P प्लस Q
मिनिमम कितना हो जाता है P माइनस क्यू, ये हम लोग देख चुके हैं। ये बोल रहा है 3:1 होता है, 3:1 होता है। सॉल्व करते हैं, P प्लस क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3P माइनस 3Q, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर भेज दीजिए P को और Q को इधर भेज दीजिए। 4Q इज इक्वल टू 2P, यानी कि 2Q इज इक्वल टू P। ये सॉल्व हो के आया, 2Q इक्वल टू P आ गया। ये 20 सवाल अभी हम लोग ले रहे हैं, 20 सवाल और बनाए थे, अभी वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा सवाल में वेक्टर को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे सवाल को पढ़ते हैं, कैसे सवाल को समझते हैं, और जो हमको पूछ रहा है वो पकड़ के हम लोग सवाल बनाते हैं, ना कि देख के हम लोग घबराते हैं। ठीक है, ये 20 सवाल जब आप लोग बना देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि मैकेनिक्स उतना ट्रिकी है, सिर्फ समझना है और चीजों को अप्लाई करना है, बेसिक्स को पकड़ के अप्लाई करना है। ठीक है, ये 20 सवाल हो गया, अब अगला 20 सवाल भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये लेक्चर यहीं रखने देते हैं। ओके, थैंक यू।